नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम 5 बड़ी खबरों के साथ आपसे बात रूबरू होने वाले हैं। इन खबरों में राजनीति की खबर होगी, कहां आग का एक तांडव देखने को मिला, लेकिन साथ ही वो खबर भी होगी जो बताएगी कि कभी कभी मानवता या पुलिसकर्मी किस तरह से सेवा भाव में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। दलित पर दरियादिली, अफसर पर एक्शन, साजिश तो नहीं, निसर्ग तूफान बड़ा नुकसान, भगवान बना जवान। तो ये 5 बड़ी खबरें, लेकिन मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश में दलित कार्ड खेल दिया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने कहा है कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता देनी चाहिए। फूल सिंह अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और अगर वह राज्यसभा में पहुंचते हैं तो राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है तो वह पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं और मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। गोपाल भार्गव के इस बयान के बाद कांग्रेस के सामने अब पसोपेश की स्थिति बन गई, क्योंकि यह लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह को ही पहली वरीयता राज्यसभा में मिलेगी। ऐसे में अगर फूल सिंह बरैया राज्यसभा नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर बीजेपी इस मुद्दे को उपचुनाव में बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो दलित पर दरियादिली, यही हमारा विषय है। और क्या कहना है जरा सुन लेते गोपाल भार्गव। बरैया जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है शोषित पीड़ितों के लिए, इसलिए मेरी इच्छा तो है कि उन्हें नंबर 1 पे होना चाहिए बरैया जी को। पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है अनुसूचित वर्ग से, फूल सिंह बरैया, जो अच्छे सक्रिय नेता हैं और जुझारू नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता उनको देना चाहिए, फूल सिंह बरैया जी के लिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो कई बार सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, अनेकों पदों पर रहे, कांग्रेस AICC में रहे, PCC में रहे, सारी चीज़ों में। तो अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के लिए न्याय मिलना चाहिए। तो मैं इसलिए मान के चलता हूँ कि कांग्रेस की फर्स्ट प्रायोरिटी फूल सिंह बरैया जी होना। दलित पर दरियादिली, चुनाव से पहले ये सब देखने को मिलने लगता है। बात उपचुनाव की हो या फिर राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा 19 तारीख को होना, 19 जून को। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, एक सोलंकी और दूसरे सबसे पहले उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लेकिन कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवार उतार दिए। 2 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक किसी को चुना जाना है, जैसा दिखाई दे रहा है। यदि आंकड़ों के गणित को हम देख लें तो दिग्विजय सिंह, जैसा कहना है, पहली वरीयता में कांग्रेस की तरफ से सामने आएंगे। तो फिर सवाल ये कि फूल सिंह बरैया को क्यों नामांकन भरवाया गया, ये बड़ा सवाल है। और इसी को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है, दलित पर दरियादिली दिखाना चाहती है। आकाश इस वक्त जोड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, जैसे जैसे राज्यसभा की तारीख नजदीक आ रही है, उसको लेकर सियासत गरमाने लगी, और ये सियासत इस बार पहली बार कुछ अलग तरीके से इसलिए दिखाई भी दे रही है कि उपचुनाव है, और उपचुनाव उसी क्षेत्र में है जहां से फूल सिंह बरैया आते हैं। तो क्या कहें, दलित पर दरियादिली बहाना है और कांग्रेस पर निशाना है? जी, निश्चित रूप से दलित कार्ड जो है यहाँ पर बीजेपी ने खेला है और दलित के बहाने कांग्रेस को घेरने की कवायद जो है बीजेपी की तरफ से की गई है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी सीनियर लीडर गोपाल भार्गव की अगर बात करें तो उनका बयान साफ तौर पर इस ओर ही इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस में लगातार कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के दौरान भी, कार्यकाल के दौरान भी इस तरीके के आरोप लगे थे कि पीछे से जो है सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हो। यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस को कांग्रेस के अंदर ही घेरने की तैयारी में है। यही कारण है कि जो दलित वोटर हैं उनको साधने के लिए सीधे तौर पर जो है बीजेपी ने कार्ड खेला है। क्योंकि इसको अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उस समय के समीकरण की बात करें मनोज जी, तो पहली बार जो है कांग्रेस को इन 15 सालों के बाद जो है 2 सीटें राज्यसभा की कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ा और जिस तरीके से जो समीकरण मध्य प्रदेश की सियासत में बदले, उसके बाद पूरी तरीके से तख्ता पलट हुआ और बीजेपी सत्ता में आ गई है। और अभी मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें
तो कांग्रेस को एक ही सीट मिलेगी। और ऐसे में दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको जो है वो प्रथम वरीयता में है कि उनको जो है पहले चुना जाएगा और उसके बाद फूल सिंह बरैया का जो है स्थान हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसका फायदा उठाते हुए न सिर्फ चुटकी ली है बल्कि एक तरीके से सीधे तौर पर दलित कार्ड खेला है। अगर फूल सिंह बरैया राज्यसभा नहीं जाते हैं तो सीधे तौर पर इशारों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस बात को कह दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कई बार मौका मिल चुका है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शीर्ष पदों पर रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, तो इस बार जो है दलित आदिवासी चेहरे को यहाँ पर सीधे तौर पर मौका देना चाहिए और वो चेहरा जो है फूल सिंह बरैया का है। तो सीधे तौर पर अगर फूल सिंह बरैया यहाँ से हारते हैं और ये स्पष्ट भी है कि एक ही सीट कांग्रेस को मिलेगी, तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले उपचुनाव में जो है इसको मुद्दा बना सकती है और ये कह भी सकती है कि हमने पहले ही चेताया था, उसके बाद भी कांग्रेस में जो है चली। लेकिन तो कांग्रेस के अंदर भी ये चल रहा है कि एक धड़ा ये चाहता है, जो दिग्विजय सिंह के काफी नजदीक तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन लगातार उनकी तरफ से बयान आते रहते हैं, उनके विरोध को लेकर बयान आते रहते हैं, लेकिन एक धड़ा ये भी चाह रहा है कि दिग्विजय सिंह नंबर 1 की वरीयता पर ना हो, फूल सिंह बरैया आ जाए, और वो भी दलित की चिंता कर रहे हैं एक वर्ग की तरफ से। लेकिन ये जो कांग्रेस के अंदर भी उहापोह की स्थिति मची हुई है, ये क्या इशारा कर रही है? जी निश्चित रूप से यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से अगर हम पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की बात करें तो उनका बयान ही इसीलिए आया है, इस बयान के बाद जो ऊहापोह मची हुई थी कांग्रेस की वो निकल कर बाहर आ जाए, जिसका फायदा जो है फूल सिंह बरैया को भी मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी को बैठा बैठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि मनोज जी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के अपने ही पार्टी में कई विरोधी भी हैं और जिस तरीके से सरकार जब कांग्रेस की थी उस दौरान भी कई बार इस तरीके के आरोप लगे थे, खुद तत्कालीन सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंगार ने तमाम गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाए थे। तो उससे साफ है कि ये जो राज्यसभा का रास्ता है एक सीट का भी, वो जो है कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि अगर दलित कार्ड के जिस तरीके से बीजेपी ने खेला अगर वो होता है तो सीधे तौर पर आने वाले उपचुनाव में बीजेपी इसको न सिर्फ मुद्दा बनाएगी बल्कि इसको भुनाने का भी पूरी तरीके से प्रयास करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन दलित पर दरियादिली इस समय भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है और चुनाव से पहले ये सब दिखने लगता है, चाहे उपचुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो, कि किस किस की दरियादिली है, कौन कैसे काम करेगा और कहां भारतीय जनता पार्टी को अब दलित अच्छा लग रहा है। लेकिन है राजनीति, इसी को कहते हैं, और सियासत में ये सब जायज भी है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ चलेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जांजगीर चांपा में आईएएस के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है मामला, मुख्य सचिव को दिए निर्देश, संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मामले में उच्च स्तरीय दल से जांच कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। हम आपको बता दें कि अफसर पर जो एक्शन का मामला है, दरअसल एक आईएएस अफसर है और इन पर रेप जैसा गंभीर आरोप लगा था, उसके बाद से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। पहले इनको निलंबित किया गया था, बाद में अब इनकी उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश मुख्यमंत्री बघेल ने दिए हैं। तो क्या माना जाए, क्या मुश्किल में पड़ गए हैं आईएएस अधिकारी? समझ लेते हैं। कुलेश्वर मेरे साथ जोड़ रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ से। कुलेश्वर, क्या कहेंगे? इसमें जांच के आदेश भी दे दिए और खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। विपक्ष मुद्दा बना रहा था इसलिए लिया, या वास्तव में मुख्यमंत्री ये समझ गए कि इसमें देरी नहीं करना चाहिए, जांच करा लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल महिला ने जो है जांजगीर में जाकर थाने में शिकायत करे, लिखित शिकायत उन्होंने की थी कि जो जेपी पाठक जो आईएएस हैं वो इनके साथ 2 बार जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दो कि जो महिला है वो एक एनजीओ चलाती है और एनजीओ में काम दिलाने के बहाने जो है जब ये महिला उनसे मिलने के लिए गई तब उन्होंने ऐसी जो घटना है उसको अंजाम दिया। जब महिला को लगा सिर्फ ये झांसा दे रहे हैं तो उन्होंने जाकर जांजगीर चांपा में कोतवाल थाने में जो है शिकायत दर्ज कराई, लिखित शिकायत दर्ज कराई और साथ ही जो उसके जो सबूत है उसको भी वहां पे उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद ये मामला जो है काफी जोर पकड़ता गया। हालांकि विपक्ष भी कई तरह के सवाल इसमें करने शुरू कर गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ये पूरी शिकायत पहुंची। शिकायत पहुंचने के बाद तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव आरपी मंडल को इसमें उच्च स्तरीय जांच करने और उसको निलंबित करने का आदेश दिया। बता दूं मनोज जी कि जो जेपी पाठक है वो अभी निलंबित हो गए हैं और आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो इसमें होगी। लेकिन निश्चित तौर पर
काफी त्वरित जो कार्रवाई है इसमें देखने को मिले कि एक आईएएस अफसर के ऊपर कार्रवाई है। हालांकि ऐसे मामले ये पहली बार नहीं है जो आए, कई बड़े अधिकारी के ऊपर भी कई बार ऐसे जो आरोप है लगते हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई कहीं ना कहीं नहीं होते आई है। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट की बात हो, पिछले 15 साल में से कई मामले सामने आए थे, लेकिन जो भूपेश बघेल ने किया है काफी त्वरित कार्रवाई किया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से महिला का कहना था कि लगातार फोन में अश्लील मैसेज कर रहे थे, कॉल करते थे, आपत्तिजनक फोटो भेजते थे, जिसके बाद महिला ने आखिरी में आकर थाने में शिकायत की थी और ये शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री ने निर्देश के साथ अब जेपी पाठक को निलंबित कर दिया गया है। तो ये माना जाए कि गड़बड़ कर बैठे हैं आईएएस अधिकारी पाठक, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि कुछ सबूत भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो कब से चल रहा था ये मामला? देखिए मामला जो है काफी पहले से चल रहा था, क्योंकि जो महिला है जिन्होंने शिकायत कराई थी वो एक एनजीओ चलाती है, और जब उन्होंने जांजगीर के जो कलेक्टर थे जेपी पाठक, उनके पास वो गई हुई थी काम दिलाने के काम के सिलसिले में, जिसके बाद उन्होंने अपना नंबर जो कलेक्टर थे आईएएस, उन्होंने अपना नंबर महिला को दिया था। जिसके बाद शुरुआती दौर में तो ठीक तरह से बात की, लेकिन धीरे धीरे जो है अश्लील मैसेज, आपत्तिजनक फोटो, तस्वीर, वीडियो ऐसे उनके महिला के मोबाइल में भेजना शुरू कर दिया और महिला को लगातार मिलने के लिए जो है अपने ऑफिस में बुलाया रहे थे। फिर जब महिला हाल ही में कुछ ही दिन पहले जब अधिकारी के ऑफिस पहुंची तो वहां पे जोर जबरदस्ती करके दुष्कर्म वहां पे किया गया, ऐसा जो महिला है उनका कहना है। जिसके बाद महिला ने जाकर थाने में शिकायत की। साथ ही बता दें कि जो अधिकारी है वो उनके पति को भी बर्खास्त करने के बार बार उनको धमकी देते थे, इसलिए महिला थोड़ी डरी सहमी थी और जब उनसे मिलने के लिए गई अधिकारी के पास तो उन्होंने अपने कैबिन में ही जोर जबरदस्ती से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद महिला ने लिखित में शिकायत करी और जो सबूत और तथ्य थे उनको भी थाने में उपलब्ध कराया गया। चलिए कुलेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और दरअसल कई दफा यही गलतियां गले की हड्डी बन जाती है। पहले एनजीओ के बहाने, एनजीओ के काम के लिए जो महिला थी जिन्होंने आरोप लगाया वो वहां पहुंची, बाद में धीरे धीरे कर कर एक दूसरे को मैसेजेस जाने लगे और फिर जब वो महिला के साथ इस तरह की घटना हुई, इस तरह की वारदात हुई, तो फिर उन्होंने मुश्किल में डाल दिया आईएएस अफसर को। अब मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, देखते हैं जांच के बाद क्या सामने आता है, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। पर ऐसी बातें कई दफा मोबाइल पर बड़ी महंगी पड़ जाती है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर है उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 9 बसों में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद सभी बसें एक साथ धू धू कर जलने लगी, जिसमें बसों में भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कहीं पुलिस के मुताबिक आरंभिक जांच में आग लगने का कारण संदिग्ध बताया जा रहा है। बता दें कि नानाखेड़ा बस स्टैंड से संचालित होने वाली बसें लॉकडाउन के चलते कई दिनों से यहां खड़ी है। साजिश तो नहीं है ये, और दरअसल जब इस तरह की घटना सामने आती है तो ये साजिश ही नजर आती है। बहुत आग के विजुअल्स भी यदि हम दिखा पाते तो बहुत तेज आग थी, धू धू कर जल रही थी। सुबह जब हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये सीधे तौर पर लग रहा है कि इतना संभव कैसे हो सकता है कि एक बस जली हो, एक के बाद दूसरी 9 बसें चल गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है। तो जिम्मेदार कौन है? ये देखिएगा आप तस्वीर, सुबह की तस्वीरें हैं जिसमें बसें जल रही थी। धीरे धीरे कर एक के बाद एक 9 बसों को जद में ले लिया। कहां थी फायर ब्रिगेड, कहां थे जिम्मेदार लोग, क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्या इसके पीछे भी कुछ साजिश है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और? चलिए समझते हैं और कुछ जो अफसर हैं उनका क्या कहना है उनसे समझ लेते हैं। तो ये बसेस करीब 8-9 बसेस हैं जिसमें जलने के संकेत पाए गए हैं और प्रथम दृष्टया में मामला थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत होता है, जिसमें मध्य की जो बस थी वहाँ से आग लगना शुरू होना बताया गया था। तो जिसकी जांच की गई मेरे द्वारा और पता चला है कि हाँ मध्य से ही आग लगी है, क्योंकि एक प्लेटू बना है इस तरह का जो मध्य से चल के लेफ्ट एंड राइट तक गया है और जो बस सामने खड़ी थी उस पर भी जलने के संकेत पाए गए हैं। सूचना मिली थी लगभग 6 बजे के आसपास। चौकीदार ने देखा था कि यहाँ बस में आग लगी है, उसने सूचना दी तो सूचना पर यहाँ पर हमारी पुलिस टीम पहुँची है, जांच कर रही है मौके पर। अभी एकदम से कुछ भी कहना संभव नहीं है, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है। लेकिन आग कैसे लगी इसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है। ये रूपेश द्विवेदी है, एडिशनल एसपी उज्जैन के, जो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अभी कहना जल्दबाजी होगी।
लेकिन एडिशनल साहब, यदि जांच आपने ढंग से की तो आप सब कुछ बता देंगे, बशर्ते जांच ढंग से करिएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में जांच कैसी होती है ये आप और हम सब जानते हैं। कमलेश जाटव जोड़ रहा है इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता उज्जैन से। कमलेश से समझ लेते हैं। कमलेश, क्या है पूरा मामला? संदिग्ध दिख रहा, सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ। क्या फाइनेंस का मामला था या कुछ जिम्मेदार लोग जिन्होंने बसें खरीदी थी उसमें कुछ घालम पेल था? मामला क्या है, क्यों अचानक 9 बसें जल गई? जी हाँ, जो उज्जैन का मामला है, बड़ा मामला है कि जो नानाखेड़ा बस स्टैंड है वहाँ पर 9 बसें एक साथ जल गई है। और लॉकडाउन में सारी बसें यहाँ पर खड़ी हुई है। और लेकिन ये बसें जली हैं कुछ ही समय पहले ये मजदूरों को छोड़कर आई थी और यहाँ पर खड़ी हुई थी। और एक साथ जब 9 बसें एक साथ जली है, बड़ा पूरा संदिग्ध मामला दिख रहा है। पुलिस द्वारा उसकी जांच की जा रही है। और आज जो बस एसोसिएशन है वहाँ के जो ऑपरेटर हैं और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आईजी को एसपी को ज्ञापन दिया है कि इसकी सघन जांच की जाए। ये पूर्णतः साजिश है और कहीं न कहीं किसी ने इसको आज जान करके लगाई है। तो क्या लग रहा है, किसके ऊपर शक दिखाई दे रहा है? क्या निगम के कर्मी हैं जिनके द्वारा ये बस को संचालित की जाती है, या कुछ और मसला दिखाई दे रहा है? या ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये जो जिस हिसाब से आग लगी है बिल्कुल पूरी संदिग्ध दिख रही है। कि कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जब पास में ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर के कारण आग लगी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और बिल्कुल ये साजिश शुरू ही दिख रहा है कि एक बस जल्दी 2 बजे कंटिन्यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच यहाँ उज्जैन में बारिश हो रही थी और उस बीच में इतनी बड़ी आग लगना बड़ा ये साजिश को एक साजिश दिखती है। फायर ब्रिगेड क्यों देरी से पहुंची? क्योंकि एक बस जल रही थी, इतनी देर में तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती और पहुंच सकती थी। तो क्या उसमें भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में कई लोग मिले होंगे यदि साजिश है तो? बिल्कुल संभावना है। और यहीं से पास में 200 मीटर की दूरी पर ये थाना है, नानाखेड़ा थाना। वहाँ पर भी देखा जाए इतनी बड़ी साजिश हो गई, इतनी बड़ी आग लग गई। और यहाँ पास के पास थाना भी है। अगर किसी ने कुछ आग लगाई है या कैसे लगी है, अगर इसका खुलासा हो, पुलिस का ये कहना है कि जल्दी इसका खुलासा होगा। पूर्णतः हम लोग बारीकी से इसकी जाँच कर रहे हैं। जी चलिए कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और कमलेश जाटव ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की गंभीरता से पुलिस जांच करेगी, लेकिन जैसा शुरुआत में हम कह रहे थे कि साहब लोग ढंग से जांच कर ले तो बेहतर है। जांच के बाद फिर जांच पर भी आंच आती है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर कुछ अलग तरह की खबर है और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं बस को लेकर जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है, ये आखिर क्या है? क्या इसमें कुछ और है? लेकिन ये खबर अगली जो आ रही है, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में निसर्ग के बाद तूफान आया हुआ है और तूफान के कारण जो दिखाई दे रहा है उसमें कई कुंटल अनाज खराब हो गया है। निसर्ग के चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी है। खास तौर पर गेहूं खरीदी केंद्रों पर खरीदे गए गेहूं के रखरखाव में बड़ी चूक सामने आई। बारिश में हजारों कुंटल गेहूं बारिश में भेंट चढ़ गया। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जिन्हें आप देखिएगा। अलग अलग जिलों की 4 तस्वीरें हैं और निसर्ग तूफान से बड़ा नुकसान हुआ। आप देखिए पवई के पन्ना आपको दिखाई दे रहा है, हाट पिपलिया दिखाई दे रहा है और साथ ही 2 अन्य स्थान हैं, पथरिया का दमोह और बागली। आपको हम बता दें कि कल सुबह जैसे ही निसर्ग आने की तैयारियां चल रही थी, बात हो रही थी, उसी दौरान हमने दिखाया भी था कि किस तरह से अनाज खुले में पड़ा है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन अनाज को सुरक्षित नहीं रख सकी। अब सवाल यह है कि अनाज जाएगा कहां और बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही। एक तरफ सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है खरीदी करने का, लेकिन दूसरी तरफ यह भी रिकॉर्ड बनेगा कि पता नहीं कितने कुंटल अनाज सड़ गया। ये सड़ा हुआ अनाज यदि ठीक संग से बचा लिया जाता तो कितने गरीबों के पेट भर जाते। वो गरीब जो आज रोटी के लिए परेशान है क्योंकि कोरोना का संकट है, कई लोग सहयोग मदद करने में लगे, पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आती। मेरे साथ इस समय सोएब जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं। सोएब, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें हैं कि निसर्ग के तूफान के कारण बारिश हो रही है। भोपाल में भी हम सुबह से देख रहे हैं बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच में कई जगह लंबी लंबी कतारें लगी है। किसान लाइनों में खड़े हैं अपना अनाज बेचने, और जहां अनाज रखा था, जहां गेहूं रखा था, उन मंडियों के हाल भी दिखाई दे रहे हैं। हम दिखा रहे हैं तस्वीरों को, तो बड़ी लापरवाही है। अब सरकार का क्या दावा है?
बिल्कुल, देखिए दोहरी मार किसान यहाँ पर झेल रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरह से गेहूं खरीदी की जो शुरुआत थी वो काफी देर से की गई थी, और उसके बाद अब देखिए निसर्ग जो तूफान है उसके कारण मध्य प्रदेश में जो किसानों का गेहूं है वो खराब होता हुआ बाहर जिस तरह से दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सरकार की बात करें तो सरकार ने करीब 1 करोड़ से ज्यादा जो मीट्रिक टन गेहूं है वो खरीदने का यहाँ पर दावा किया है। इसके अलावा जिस तरह से जो बाहर गेहूं रखा हुआ है वो फिलहाल बारिश के कारण खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देवास की बात की जाए या सीहोर हो या होशंगाबाद हो, रायसेन हो, तमाम ऐसे जिले जहां पर तेज बारिश देखने को मिल रही है और बाहर जो गेहूं रखा हुआ है वो फिलहाल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की बात किया तो सरकार का यह भी कहना है कि जिन किसानों का आज जो गेहूं है जिनकी खरीदी नहीं हुई है, जो बाहर गेहूं रखा हुआ है, अगर वो खराब भी होता है तो किसानों से गेहूं खरीदी सरकार करेगी और उनके खाते में पैसे डालेगी। इससे पहले भी जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि गेहूं खरीदी की गई 90% से ज्यादा जो है गेहूं खरीदी अब तक की जा चुकी है और किसानों का जो पैसा है वो धीरे धीरे उनके जो खाते हैं उसमें भी पहुंच रहा है। फिलहाल देखिए ट्रांसपोर्टेशन को भी लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे थे और जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और इसी के चलते गेहूं खरीदी में भी काफी देर देखने को मिली। तो फिलहाल अब जो स्थिति है काफी बुरी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कितने टन जो गेहूं था, कुंटलों से गेहूं था वो बाहर रखा हुआ था और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली, खरगोन की बात किया तो खरगोन में भी जिस तरह सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो उन तमाम जगहों पर जो बाहर गेहूं था वो फिलहाल अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है। रख रखाव की किसी तरह की भी व्यवस्था मनोज जी देखने को नहीं मिली, न ही परिवहन किसी तरह का हुआ। वेयर हाउस में जो गेहूं था उसको पहुंचाया गया। तो जिस तरह से पहले से पता था कि मानसून 15 जून तक पहुंचेगा, लेकिन अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से किया गया था कि निसर्ग तूफान के चलते जो बारिश है वो जल्दी मध्य प्रदेश में आएगी और इसी के कारण किसी तरह की व्यवस्थाओं सरकार की तरफ से नहीं की गई और आज जो है जो गेहूं था इतने क्विंटल वो फिलहाल अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जो गरीबों के लिए जिस तरह से एक निवाला रहता है और हर गरीब के घर पहुंचता है, लेकिन फिलहाल जो गेहूं है वो मध्य प्रदेश में बारिश में खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शोएब, और इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से आ रही है। यदि हम ये दिखाने लगेंगे तो पूरी टीवी स्क्रीन पर वही नजर आएगा, लेकिन ये बताता है किस तरह की बड़ी लापरवाही। बहुत धन्यवाद शोएब, आप मेरे साथ जुड़े। और ये तस्वीरें ये भी बताती है, हम आपको थोड़ी सी जानकारी भी दे दें कि जब इस तरह का गेहूं सड़ जाता है पानी में तो ये आप मानकर मत चलिएगा कि इससे नुकसान हो गया। फायदा उन लोगों का हो जाता है जिनके जिम्मे ये गेहूं रखने की जिम्मेदारी होती है। फिर इस गेहूं को कहां सप्लाई किया जाता है? ये गेहूं जो है वो सप्लाई होता है शराब फैक्ट्रियों में, जहां शराबें बनती है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कहा यह जाता है कि गेहूं फेंक दिया गया, लेकिन इन जिम्मेदारों को कौन समझाए कि यदि ये गेहूं उस गरीब के निवाले तक पहुंच जाता, एक निवाला उस तक मिल जाता तो क्या दिक्कत थी? आपने सड़ा दिया गेहूं को। अब बड़े बड़े दावे कर रही सरकार। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और खबर है कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन में पुलिस की कई तस्वीर हमारे सामने आती है। इस तस्वीर में पुलिस के जवान तरह तरह से लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। कभी तपती धूप में खड़े होकर पुलिस के जवान लोगों को समझाइश देते नजर आए, तो कभी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करते नजर आए। इस बीच एक और तस्वीर भोपाल रेलवे स्टेशन से सामने आई है। दरअसल एक महिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कर्नाटक के बेलगांव से गोरखपुर जा रही थी। उसी दौरान जल्दबाजी में वो अपनी बच्ची के लिए दूध रखना भूल गई, जिसके कारण बच्ची जो दूधमुही बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, भूखी थी। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी आरपीएफ के जवान इंदर यादव को लगी, वैसे ही उन्होंने बच्ची के लिए दूध का इंतजाम किया और ट्रेन के रफ्तार पकड़ने के बाद भी दौड़कर बच्ची की मां को दूध दिया, जिसके लिए महिला ने जवान का आभार जताया है। वहीं वीडियो जारी कर जवान को रियल हीरो भी बताया है। भगवान बना जवान, भूख से तड़पती बच्ची तक पहुंचाया दूध। तो ये देखिएगा आप, ये तस्वीर देखिएगा, बड़ा दिलचस्प तस्वीर है। और जो जवान इंदर सिंह है उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरह से आगे बढ़कर उसको खबर मिली, उसको दिखा कि एक बच्ची है जिसको दूध की जरूरत है, वो स्टेशन से बाहर जाता है, दूध लेकर आता है। आप देखिएगा वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको। और उसके बाद वो भागकर आता है। ऐसा कहा जा रहा है इस तस्वीर के सामने आने के बाद पीयूष गोयल, जो कि देश के रेल मंत्री है, उन्होंने भी तारीफ की है। लेकिन जरा सुन लेते हैं क्या कहा है उस महिला ने और पुलिसकर्मी ने। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहराइच जिले के। हम बेलगांव से चले थे, मुझे कहीं दूध नहीं मिला। कर्नाटक में भी मुझे किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला। मैंने कई स्टेशन पे बोला दूध के लिए, पर मुझे कहीं दूध नहीं मिला। मुझे भोपाल में इंद्र यादव जी ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रही हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया
उस बंदे का, उस जवान का जिसने हमारे लिए दौड़कर आया, बच्ची के लिए दूध का इंतजाम किया। और कई दफा जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो लगता है कि पुलिस पर आप आरोप भले लगाइए, लेकिन सेवा जब देखना होता तो पुलिस ही करती है। उस जवान को क्या पड़ी थी, गया, बाहर से दूध लाया, चलती ट्रेन में चढ़ा। मान लीजिए कहीं खुद किसी हादसे का शिकार हो जाता तो, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डाली और बच्ची को दूध पहुंचाए। बहुत बहुत उनका आभार भी और सलाम करता है IND24 ऐसे जवान को। मेरे साथ शोएब जुड़े, शोएब से समझ लेते हैं। शोएब, ये खबर आने के बाद देश के जो रेल मंत्री है उन्होंने भी तारीफ की है उस जवान की, और जवान से आपकी बात हुई है क्या? मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शोएब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो तस्वीर आपको हम दिखाई दे रहे थे, शोएब सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, ये शोएब से संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन हम आपको बता दें ये बड़ी रोमांचक तस्वीर इसलिए है क्योंकि वो जवान जिसको आप दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है, इंदर सिंह इसका नाम है, RPF में पदस्थ है। और वहां से जब ये इसको पता लगता है कि इस महिला की बच्ची को दूध की आवश्यकता है तो वो दूध लेकर बाहर से आता है और उस बच्ची तक पहुंचा भी देता। बाद में वीडियो जारी कर आजकल सोशल मीडिया का समय है तो हर कोई जब ऐसी बातें सामने आती है तो वो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो वीडियो सामने आ गया। हम भी उस जवान इंदर सिंह को सलाम करते हैं। रेल मंत्री ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और कहा है कि सराहा भी है। तो ये थी हमारी 5 बड़ी खबरें जो मिड सेशन में लेकर हम आपके सामने आते हैं, जिसमें राजनीति की खबर होती है या फिर बात कहें कोई दिलचस्प तस्वीरें दिखाई देती है जैसे कि ये खबर। लेकिन सलाम करना होगा इंदर को और साथ ही उन पुलिस कर्मियों को भी जो लगातार कोविड-19 के जरिए सेवा में लगे हैं। ऐसे सेवा भाव यदि रोज देखने को मिलने लगेंगे तो पुलिस पर जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल भी दब जाएंगे और एक लोग कहने लगेंगे कि जनसेवा का नाम ही पुलिस होता है। मिड सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24 पर।